हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक आरबीएस यूट्यूब पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्या चैप्टर का ये प्रश्नावली है भाई, प्रश्नावली 1.3। इसके पहले प्रश्नावली 1.2 और 1.1 एक एक क्वेश्चंस के बहुत ही बेहतरीन ढंग से सलूशन कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप यहाँ से पीडीएफ ले सकते हो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप चैनल पर विजिट करके भी वो दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का सारा एक एक क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से सोल्यूशन किए हैं भाई। तो इसमें आपको लास्ट तक बने रहना है। प्रश्नावली 1.3 भी बोर्ड एग्जाम परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चंस फिक्स रहता है, आपसे पूछ दिया जाएगा, हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या तो पूछ देगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम यहाँ पे आपको डिजिट यहाँ पे चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम ही रहेगा। यानी कि इससे तो एक क्वेश्चन फिक्स है, प्रश्नावली 1.3 से एक क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर का, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे भाई, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान तरीका से आपको यहाँ पे सिद्ध करके बताएंगे। बिल्कुल आपको सिद्ध करने का तरीका सेम लगाना है, अगर आपको डिजिट को चेंज करके भी दे दिया जाए तो। ठीक है, तो ये प्रश्नावली है कितना 1.3 यहाँ पे लिख लेते हैं। आप चाहे तो जिस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, आपको सेम यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन पीडीएफ में भी मिल जाएगा भाई। उसको भी आपको यदि लेना हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आप पीडीएफ के द्वारा बार बार आप क्वेश्चन का जो सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है आपको बार बार बिल्कुल आसानी ढंग से कंप्लीट हो जाए, आप उसके द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, तो जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट आपको मान लेना है। यहाँ पे मान लेंगे अपोजिट। क्या मानना है कि आपको यहाँ पे परिमेय मान के बनाना है। परिमेय मान के बनाएंगे तो ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे मानेंगे भाई, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक्चुअल में हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या है भी √5, लेकिन हमें इसको सत्यापित करके यानी सिद्ध करके बताना है। तो इसलिए हम यहाँ पे उल्टा मान लिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होता है भाई, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, आपको पता होगा। तो जब हम √5 को हम परिमेय संख्या मान लिए, मानने में क्या दिक्कत है, तो जब √5 को हम परिमेय संख्या मान लिए तो √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √5 बराबर P/Q, लेकिन इसके लिए एक शर्त है भाई, लिखेंगे जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q जो यहाँ पे रहेगा उसके बारे में भी लिख लीजिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। P और Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, P और Q सहअभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में आपको पता है भाई, सहअभाज्य संख्या के बारे में आपको समझा देते हैं अगर नहीं भी आपको जानकारी है तो। देखिए, सहअभाज्य संख्या वैसी 2 संख्या होता है जिनमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जैसे 17 और 23। तो 17 और 23 यहाँ पे सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 में भी यहाँ पे खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, और 23 भी खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, यानी 1 के अलावा और यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं। 17 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 17 गुना 1 लिख सकते हैं भाई। 23 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 23 को आप यहाँ पे 23 गुना 1 लिख सकते हैं। क्या इसके अलावा और 17 को कोई दूसरा तरीका से आप लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा।
तो देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, यानी कि एक के अलावा और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो वही संख्या सहभाज्य संख्या कहलाता है। अब आपको पता होगा कि जो दो संख्या के गुणनखंड में जो कॉमन रहता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे ये दोनों में एक एक ही कॉमन है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ भी तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ भी इसका 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पे थ्योरी लिखें कि जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, P और Q सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या वैसा तो संख्या होता है जिनमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो HCF भी यहाँ पे P और Q का क्या होगा भाई, तो HCF भी P और Q का यहाँ पे 1 ही होगा, क्योंकि 1 के अलावा जब कुछ कॉमन ही नहीं रहेगा तो इसका HCF भी 1 ही होगा। तो मेरा उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 अपना मन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, √5 में यहाँ पे Q से गुना करेंगे तो √5 Q हो जाएगा भाई, अब P में 1 से गुना करेंगे यहाँ पे P हो जाएगा। तो P में 1 से गुना करेंगे P और √5 में Q से गुना करेंगे यहाँ पे √5Q हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब हमें यहाँ पे देखिए रूट जो दिख रहा है इसे हमें हटाना है, तो हटाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो एक तरफ हो गया यहाँ पे P, तो यहाँ पे P का स्क्वायर करेंगे, और एक तरफ हो गया यहाँ पे √5Q, तो यहाँ पे √5Q का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा भाई P स्क्वायर बराबर √5 में √5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 ही होगा, और Q का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब आप दोनों को स्क्वायर करेंगे, √5 में √5 से जब गुना होता है तो यहाँ पे जो अंदर उसका मान रहता है वही आंसर हो जाता है, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है। और Q का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा। तो P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर हो गया भाई। इसको आप समीकरण क्या कीजिए, तो इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे सिद्ध करके बताएंगे, डायरेक्ट आपको माइंड में सेट हो जाएगा, आपको रटने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे आगे, इसको हम लिखेंगे P स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग के सामने 5Q स्क्वायर यहाँ पे देखिए गुना में दिख रहा है 5, तो क्या हम 5 को इस साइड कर सकते हैं? जब हम इस साइड करेंगे तो यहाँ पे 5 गुना में है तो यहाँ पे भागा में हो जाएगा, अगर भागा में रहता तो गुना में हो जाता। ये सब बेसिक बात आपको पता है। तो यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर हमें यहाँ पे Q स्क्वायर को बिल्कुल साइड कर देना है। तो Q स्क्वायर जब साइड करेंगे तो Q स्क्वायर के साथ 5 गुना में है तो नीचे भागा में हो जाएगा भाई, और बराबर यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि P स्क्वायर बटा 5 है, तो क्या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। हम ये भी चीज़ समझाएंगे कि हम यहाँ पे क्यों इस तरह से लिख रहे हैं, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अभी जस्ट आपको समझाएंगे, केवल आपको लास्ट तक बने रहना है। जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ पे P भी 5 से विभाज्य होगा। आपको ये रटना नहीं है, अभी जस्ट आपको हम समझाने वाले हम ऐसा किस लिए लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक भी पॉइंट आपको यहाँ पे रटना नहीं है जब आप इस चैनल पे आए हो। तो P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और स्क्वायर जब हम हटाएंगे फिर भी यहाँ पे P भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए हम ऐसा किस लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको रफ मानना है। ठीक है भाई, यहाँ पे रफ में आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे वीडियो को रोक के आपको नहीं करना है, इसका नोट्स अलग से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से जुड़ के। हर एक सुविधा आपको लिए जो बेस्ट साबित हो सकता है वो यहाँ पे आपको हम करने की कोशिश करेंगे भाई। तो यहाँ पे देखिए रफ में हम बताते हैं इस तरह से ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि हर एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट रहना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर बटा यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 से ही उदाहरण लेते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे और नीचे यहाँ पे 5 करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब बटा यहाँ पे 5 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 5 25 कट जाता है कि नहीं कट जाता है। इसी तरह से अगर हम 5 पर का स्क्वायर हटा देंगे, केवल यहाँ पे 5 रखेंगे और नीचे यहाँ पे 5 तो है ही, तो यहाँ पे 5 से 5 यहाँ भी तो कट गया एक बार में। तो यानी कि हम स्क्वायर जब करेंगे फिर भी यहाँ 5 से विभाजित हो जाता है, और स्क्वायर को हम हटा देंगे फिर भी यहाँ पे 5 से विभाजित हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखें भाई कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो P भी यहाँ पे 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए आगे हम क्या करेंगे, तो आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पे हम मानेंगे, माना कि P बराबर 5R, ठीक है। माना कि P बराबर 5R यहाँ पे मान लिए। अगर यहाँ पे डिजिट चेंज रहता 5 की जगह यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे P बराबर 3R मानते। सिद्ध करने का तरीका आपको सेम ही लगाना है, केवल आपको डिजिट चेंज कर देना है। अगर आपको √3 पूछा जाए तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ आपको 3 कर देना है, उसके अनुसार आपको कैलकुलेशन कर देना है। तो माना कि P बराबर 5R यहाँ पे हम मान लिए। अब इसी तरह से दोनों तरफ हम जब वर्ग करेंगे भाई तो यहाँ पे हो जाएगा P² बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5R का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 × 5 = 25R² हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में हम P² बराबर 5Q² माने हैं, तो क्या P² की जगह यहाँ पे हम 5Q² मान पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए P² की जगह 5Q² है, तो P² की जगह यहाँ पे 5Q² लिखेंगे भाई, और बराबर यहाँ पे देखिए 25, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे तो यहाँ पे R² लिखेंगे, ठीक है। 25 यहाँ पे R² लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे तो जो कॉपी जांचने वाले रहेंगे उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा आप किस लिए किए हैं। समीकरण 1 के हिसाब से यहाँ पे किए हैं तो समीकरण 1 से लिख देंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है Q² को आपको साइड कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25R² गुना में 5 है तो इस साइड जाएगा तो यहाँ पे भागा में 5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, यहाँ पे देखिए कट जाएगा भाई। तो Q² बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5, और उसके बाद गुना में R² है तो R²। अब हमें यहाँ पे देखिए R² साइड करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q² गुना में 5 है तो अब इस साइड हम करेंगे तो भागा में 5 आ जाएगा, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा R²। तो बिल्कुल सेम देखिए इसी तरह से बन गया। P² बटा 5 है तो यहाँ पे P के जगह यहाँ पे Q² बटा 5 आया। तो सेम हम इस तरह से लिख सकते हैं इस लैंग्वेज में कि P² 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे P के जगह यहाँ पे Q है तो यहाँ पे Q² 5 से विभाज्य लिखेंगे, बिल्कुल ऊपर के जैसा ही। तो यहाँ पे लिखेंगे Q² 5 से विभाज्य है, केवल यहाँ पे P के जगह क्या आया तो यहाँ पे Q आया। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे Q भी क्या होगा भाई, Q भी यहाँ पे 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Q भी 5 से विभाज्य है। अब आपको ये मेन पॉइंट समझना है, मेन पॉइंट यहाँ पे है, अब बिल्कुल सिद्ध होने वाला है, थोड़ा सा और यहाँ पे बचा है पॉइंट। देखिए यहाँ पे P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है, यानी कि दोनों संख्या में कॉमन क्या है, तो दोनों संख्या में यहाँ पे कॉमन 5 है, जिससे विभाज्य होगा उसी से तो कॉमन होगा। जैसे आपको फिर से यहाँ पे रफ में एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे समझाते हैं आपको। जैसे 8 के गुणनखंड में यहाँ पे आप किस तरह से कर सकते हैं, 2 × 2 × 2। 4 का गुणनखंड आप किस तरह से कर सकते हैं, 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, तो यहाँ पे HCF इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि 4 से भी 8 कट जाएगा और यहाँ पे 4 से भी 4 कट जाएगा, यानी कि 8 जो है 4 से भी कट जाएगा और 4 भी यहाँ पे 4 से कट जाएगा। तो जो दोनों में यहाँ पे विभाजित होता है वही क्या होता है, तो HCF होता है। तो इसी तरह से Q भी 5 से विभाज्य और P भी यहाँ पे 5 से विभाजित, तो P और Q का जो HCF होगा 5 होगा। सिंपल, दोनों संख्या 5 से विभाजित, दोनों में कॉमन 5 है तो यहाँ पे 5 ही तो HCF होगा। तो यहाँ पे हम साफ साफ यहाँ पे लिखेंगे भाई यहाँ पे हम लिखेंगे साफ साफ P भी 5 से विभाज्य है और बिल्कुल ऊपर के अनुसार, अपना मन से हम कुछ नहीं लिखेंगे। P भी 5 से विभाज्य है और यहाँ पे देखिए Q भी 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। आपको रटना ही नहीं है, ठीक है। इतना लिखने के बाद जब दोनों 5 से ही विभाज्य है तो इसका HCF भी क्या होगा भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्या P और Q 5 से विभाज्य है, इसलिए इसका HCF भी, इसलिए HCF P, Q का कितना होगा, 5 होगा। जब दोनों 5 से विभाजित, इसका HCF भी तो 5 होगा, जो कि यहाँ पे 1 के बराबर नहीं है। थ्योरी के अनुसार यहाँ पे देखिए 1 आना चाहिए था, अगर 1 आ जाता तो यहाँ पे परिमेय होता,
लेकिन वन तो आया नहीं। यहाँ पे वन के अलावा यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, जो कि वन के बराबर यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः कुछ पॉइंट यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे अटेगा नहीं, लास्ट पेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 को परिमेय संख्या माना जो गलत है। √5 क्या है भाई? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल, आप यहाँ पे एक बार शुरू से आपको दिखा देते हैं, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक देखिए सॉल्यूशन करना है भाई। ये दोनों क्या है? तो रफ है। ठीक है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ये तो पहले 5 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब 2 नंबर में ही पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी अभी भी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे लक के अनुसार है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चंस को भी सिद्ध करना बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको लास्ट तक बने रहना है, सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसी तरह से हम मान लेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको इसी तरह से बनाना होगा। ठीक है, जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इसी तरह से बनाना है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। आपको परिमेय मानना ही है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाएंगे इस तरह से। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे 3 + 2√5 बराबर यहाँ पे p/q लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। 3 + 2√5 बराबर यहाँ पे p/q मान लिए, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख भी दीजिए q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2√5 को हमें यहाँ पे बाहर करना है भाई, तो 2√5 बराबर यहाँ पे कर देंगे p/q गुना में, सॉरी यहाँ पे प्लस में 3 है, तो यहाँ पे इस साइड हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2√5 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, q और 1 के एलसीएम q से q कटेगा, यहाँ पे p हो जाएगा, -1 से q भागा देंगे, q ऊपर जाके गुना होगा, यहाँ पे 3q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √5 को यहाँ पे साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p - 3q बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, गुना में यहाँ पे 2 है, इस साइड जगह यहाँ पे भागा में 2 हो जाएगा, और q पहले से तो यहाँ पे 2q हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको आप क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि p - 3q बटा 2q है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, p - 3q 2q से विभाज्य है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे p - 3q, 2q से विभाज्य है, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में किए, जहाँ बहुत ही आसान है सिद्ध करना। जहाँ p और q क्या है, जहाँ p और q पूर्णांक है, अतः समीकरण 1 और समीकरण 1 का यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 का या तो 2 का, दोनों में से आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समीकरण 1 का या तो 2 का आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 का ही लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि 2 में यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है। √5 अभी जस्ट हम सिद्ध किए भाई कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अभी जस्ट आपको बताएं, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा तो और ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि 2 में साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, समीकरण 2 में इसका दायां पक्ष हो गया ये, इसका बायां पक्ष हो गया ये, बायां इस साइड दायां इस साइड, तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 2 का दायां पक्ष इसका किधर है, तो दायां पक्ष इसका इधर है,
ठीक है, यानी कि राइट, और बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट। तो समीकरण 2 का आपको रटना ही नहीं है, आपको बिल्कुल समीकरण 2 का दायां पक्ष परिमेय है, किंतु इसका बायां पक्ष क्या है, तो बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट यानी कि √5। तो √5 तो अभी जस्ट आपको सिद्ध करके बताएं कि √5 साफ साफ यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे किंतु बायां पक्ष अपरिमेय है। ठीक है, किंतु बायां पक्ष अपरिमेय है। तो परिमेय बराबर तो अपरिमेय होता नहीं है भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 3 + 2√5 को परिमेय संख्या माना जो गलत है। 3 + 2√5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट में इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जो ये हम लैंग्वेज लिखे हैं इसको भी आपको रटना नहीं है, आप ऊपर के अनुसार ही लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बैठा बैठा के तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे समीकरण 2 में है इसके अनुसार यहाँ पे हम लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट पे आइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पे आइए। 3 में क्या है जल्दी से आप लोग देखेंगे। तो 3 में है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तीनों को आपको सिद्ध करना है, 1, 2 और 3। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है। 1 में 1/√2 है। ठीक है, तो जल्दी से 1/√2 को सिद्ध करते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको जब भी सिद्ध करने का क्वेश्चन मिलेगा आपको बिल्कुल उसी तरह से मान लेना है। यहाँ पे मानेंगे, माना कि 1/√2 क्या है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा ही आपको मान के बनाना है जब भी आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन इस तरह से मिलता है। माना कि 1/√2 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं भाई, 1/√2 बराबर यहाँ पे P/Q लिख सकते हैं। जब परिमेय मान लिए तो परिमेय का तो यहाँ पे शर्त आपको लगाना होगा, तो लगा दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये भी इसका शर्त ही है। तो यहाँ पे HCF भी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, P और Q का तो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे P और Q सभाज्य संख्या रहता है। अभी जस्ट आपको हम समझाएं, तो बिल्कुल यहाँ पे हम लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अंक पलटने पर, अंक पलटने पर हम अंक इसलिए पलट रहे हैं, इसका भी देखिए आपको जवाब दे देते हैं भाई, क्योंकि 1/√2 है। जब इसको हम यहाँ पे पलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा, और 1 का तो यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं होगा, तो यहाँ पे √2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q। यहाँ पे तो इसको भी पलट देंगे, Q/P होगा, क्योंकि एक साइड तो आप पलट नहीं सकते हैं, आप जब भी पलटेंगे तो दोनों पक्ष में पलटेंगे। तो 1/√2 को यहाँ पे पलट दिए तो यहाँ पे √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा, और P/Q को यहाँ पे पलट देंगे तो यहाँ पे Q/P हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं भाई √2 अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5, √2, √3, √7, √11 ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। √5 जब आपको हम सिद्ध करके दिखा दिए तो √2 भी तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे साफ झलक रहा है, इसलिए यहाँ पे हम शब्द में लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए √2 साफ दिख रहा है। तो √2, √5, √7 ये क्या होता है, साफ साफ यहाँ पे अपरिमेय संख्या होता है। तो √2 क्या है भाई, तो √2 अपरिमेय संख्या है, लिख लिए। और Q/P एक परिमेय संख्या है। कैसे है, तो यहाँ पे P/Q रहे या तो Q/P रहे, जो भी भिन्न के रूप में होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि P/Q रहेगा तभी परिमेय संख्या होगा,
Q बटा P भी रहेगा, फिर भी परिमेय संख्या ही रहेगा, आपको इस तरह से समझना है। तो √2 यहाँ पे देखिए P बटा Q के रूप में या तो Q बटा P के रूप में नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे √2 जो है साफ साफ दिख रहा है, √2 अपरिमेय संख्या है और Q बटा P एक परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में है इसलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसलिए इज नॉट इक्वल टू लगा देंगे भाई। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये शर्त है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे इसलिए हम लिख दिए अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इतना लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मान्यता गलत है, इसलिए 1/√2 एक क्या है भाई, तो अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सिद्ध हो गया। केवल आपको इतना करना है, आपको जितना नंबर का रहेगा क्वेश्चन उतना नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे तरीक़ा से यहाँ पे बहुत ही आसानी ढंग से आपसे यहाँ पे सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है भाई। जो भी यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं, जिस भी तरह से यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ इसी तरह से आपको PDF में भी मिल जाएगा। आप PDF से बार बार आप रिवीजन कर सकते हो यदि आप भूला जाते हो तो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 3 के 2 को जल्दी से आप देखेंगे। 7√5 को आपको सिद्ध करना है कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या है जो, ठीक है। एक्चुअल में सभी जो संख्या आपको दिख रहा है वास्तव में अपरिमेय है, लेकिन आपको सिद्ध करके बताना है सभी संख्या को। तो यहाँ पे मात्र 2 क्वेश्चन और बचा है, 2 और 3, तो बहुत जल्दी यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा भाई, आपको लास्ट तक बने रहना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, तो इसको भी हम मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। क्योंकि अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि जब भी इस तरह से मिलेगा तो आपको परिमेय मान के ही बनाना है। तो माना कि 7√5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए 7√5 को जब आप परिमेय माने हैं तो 7√5 बराबर यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से हम लिख देंगे P बटा Q, और इसके लिए एक शर्त क्या है, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान हम लिए। तो यहाँ पे देखिए √5 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो √5 बराबर लिख सकते हैं P गुना में 7 है, पक्षांतर करेंगे यहाँ पे भागा में 7 आ जाएगा भाई, और Q पहले से लगा हुआ है, Q यहाँ पे लगा देंगे। मेरा उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे 7√5 बराबर P बटा Q है, तो √5 को हमें यहाँ पे किसी भी तरह से यहाँ पे बाहर कर देना है। बाहर हम इसलिए कर रहे हैं कि √5, √2, √3 साफ साफ यहाँ पे दिखता है कि अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल यहाँ पे लैंग्वेज में जो है सिद्ध करना बहुत ही आसान हो जाता है इसको लिखने में, कि किस तरह से सिद्ध होगा और कैसे यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे पता चल जाता है। तो √5 बिल्कुल यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या को हम इसलिए बाहर कर रहे हैं क्योंकि सिद्ध करने का तरीका आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे √5 को हम बाहर कर दिए, यहाँ पे P और गुना में 7 है, इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे भागा में 7 हो जाएगा, और Q लगा हुआ है, Q लगा दिए। बिल्कुल पक्षांतर करने पर नियम आपको पता है, जो गुना में रहता है वो भागा में, जो भागा में रहता है वो गुना में, इतना कर लिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। इसको आप समीकरण क्या कीजिए भाई, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P और Q यहाँ पे क्या है, तो P और Q पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए P और क्या है, तो 7Q है, 7Q भी पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक है तो P और Q के रिलेटेड ही तो यहाँ पे P और 7Q आया, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि P और Q पूर्णांक है इसलिए P और 7Q भी पूर्णांक है, क्योंकि P और Q के रिलेटेड ही यहाँ पे P और 7Q आया।
तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समीकरण दो का इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है समीकरण 2 का दायां पक्ष, समीकरण 2 का दायां पक्ष किसको बोला जाता है? दायां पक्ष बोला जाता है इधर राइट हैंड के तरफ, और बायां पक्ष बोला जाता है इधर लेफ्ट हैंड के तरफ। तो यहाँ पे दायां पक्ष में क्या है? तो परिमेय है, क्योंकि P बटा Q के रूप में है। बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा है भिन्न के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का दायां पक्ष, बहुत ही आसान शब्दों के साथ यहाँ पे सिद्ध करके बता रहे हैं भाई। ऐसा किसी भी तरह से आपको यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा, बहुत यहाँ पे लॉन्ग में आपको सिद्ध करने का तरीका बताएगा, तो आप बार बार आप भुला जाएंगे। इस तरह से यदि आप सिद्ध करते हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा। समीकरण 2 का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, क्योंकि P बटा Q के रूप में है। आपको रटना ही नहीं है, आपको इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। परिमेय संख्या है, ठीक है। समीकरण 2 का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, किंतु इसका बायां पक्ष क्या है? तो इसका बायां पक्ष अपरिमेय है। तो लिखेंगे किंतु बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, किंतु बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय बराबर तो अपरिमेय होता नहीं है, तो परिमेय इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय, ठीक है। बार बार आपको हम बता रहे हैं परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। कभी भी बराबर नहीं होता है, ठीक है भाई, इतना लिख लिए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा मान्यता है कि 7√5 परिमेय संख्या है जो गलत है। 7√5 क्या है भाई? तो अपरिमेय संख्या है। क्या रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, बिल्कुल हम इसी के अनुसार यहाँ पे सारा बात यहाँ पे लिख रहे हैं। ये नहीं आपको समझना है कि यहाँ पे लैंग्वेज में दिया गया है तो इसको यहाँ पे तोता मैना की तरह आप यहाँ पे रटेंगे, तो बिल्कुल आपको नहीं याद रहेगा। आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे सभी लैंग्वेज हम लिखे हैं, केवल इसके अनुसार ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7√5 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। रटोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 का 2 भी बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखिए सिद्ध कर दिए भाई। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नावली अगला होगा, तो अगला प्रश्नावली अगला वीडियो में आपको यहाँ पे सोल्व करके बताएंगे। तो 3 का 3 में आप लोग जल्दी से देखेंगे 6 + √2 को आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि 6 + √2 यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्यों है, काहे है, कैसे आपको यहाँ पे सिद्ध करके बताना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये भी है, उसी तरह से हम यहाँ भी मान लेंगे। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी तरह से आपको बनाना है, उल्टा आपको मान लेना है, ठीक है। परिमेय संख्या है, माना कि 6 + √2 एक क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो जब भी हम यहाँ पे इसको उल्टा मानेंगे तो यहाँ पे परिमेय संख्या का रूल लगाना पड़ेगा। तो 6 + √2 बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? P बटा Q। लेकिन इसके लिए शर्त होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और HCF भी यहाँ पे P और Q का क्या होगा भाई? तो 1 होगा, क्योंकि सहभाज्य संख्या P और Q होता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। इतना चीज़ तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा, इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए √2 को, अब यहाँ पे आप खुद माइंड लगाइए कि 6 + √2 बराबर P बटा Q है, तो हम इसमें क्या कर दें कि सिद्ध करने का तरीका बिल्कुल आसान हो जाए। तो आप यहाँ पे साफ साफ आपको दिखेगा कि यदि हम √2 को बाहर कर देते हैं तो √2 यहाँ पे साफ साफ अपरिमेय संख्या है,
तो हमको यहाँ पे सिद्ध करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो √2 को यहाँ पे हम देखिए बाहर कर देते हैं। √2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, P/Q, प्लस में छो है इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे माइनस में छो हो जाएगा। ये पक्षांतर करने का नियम है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना। इसको क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा सिद्ध करने में। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P/Q माइनस 6, P/Q माइनस 6 एक क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। काहे है, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, P/Q के रूप में है। इसलिए यदि आप थ्योरी नहीं पढ़े हो भाई वास्तविक संख्या का, तो थ्योरी वाला भी वीडियो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक पॉइंट जो भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है बहुत ही आसानी ढंग से उसमें बताए हैं। इसका थ्योरी प्लस फॉर्मूला जो भी होगा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, परिमेयिका, ये सब बहुत ही विस्तार से यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए हैं भाई। उसको स्पेशल वीडियो है थ्योरी वाला, उसको आप देख लीजिएगा। P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, √2 के बारे में जानते हैं, √5 के बारे में जानते हैं, √3 के बारे में जानते हैं, क्या परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P/Q माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू √2, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय बराबर अपरिमेय होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए इज नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे बिल्कुल आपको लैंग्वेज में, छोटा सा लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना है, छोटा सा भाषा में, अतः छो प्लस √2 को परिमेय संख्या माना जो गलत है। छो प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई। इस तरह से यदि आप सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हो तो आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको माइंड में घुस जाएगा, आप कभी भुला ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे रटाए नहीं है, बहुत ही समझा के आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सोल्यूशन करवाएं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सत्यापित हो गया कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय बराबर अपरिमेय होता ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा। सभी विषय का आपको इसी तरह से बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा भाई। एग्ज़ाम के आते आते सभी विषय का और सभी चैप्टर का बहुत अच्छे ढंग से सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगला जो प्रश्नावली है 1.4 वो अगला वीडियो में आएगा, तो उसको देखने के लिए जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर करके रखिए, ताकि जब भी हम वो प्रश्नावली सोल्व करवाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।